गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया पीजी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये वीडियो है एमए सेमेस्टर 3 के लिए। पेपर है 10 इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी यानी औद्योगिक समाजशास्त्र। इसमें पेपर 10 का चैप्टर 7 डिस्कस किया जा रहा है, जो कि है इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध। और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि औद्योगिक विवाद। इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे अभी कि औद्योगिक विवाद क्या है और औद्योगिक संबंध क्या है। औद्योगिक विवाद वे विवाद होते हैं जो औद्योगिक संबंधों में कोई असहमति हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, और औद्योगिक संबंध वे संबंध होते हैं जो नियोजक और कर्मचारियों के बीच होते हैं। ये कर्मचारी के बीच हो सकता है तथा नियोजक और नियोजक के बीच हो सकता है। ऐसे संबंधों में जब भी हितों को लेकर कोई विरोध होता है तो इससे जुड़े किसी एक पक्ष में असंतोष पैदा हो जाता है और इस प्रकार औद्योगिक विवाद अथवा संघर्ष शुरू हो जाता है। यह विवाद कई रूप ले सकता है, जैसे कि विरोध, हड़ताल, धरना, तालाबंदी, छटनी, कर्मचारियों की बर्खास्तगी इत्यादि। औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण। जो भी औद्योगिक विवाद होता है वो किसी न किसी असंतोष के कारण पैदा होता है। तो जो असंतोष होता है वो निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक वेतन या भत्तों की मांग करना, बोनस का भुगतान करने को लेकर हो सकता है, या उसकी दर निर्धारित करने की मांग को लेकर हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाने की मांग को लेकर हो सकता है, कार्य की अच्छी और सुरक्षित दशाओं को लेकर हो सकता है, जिसमें दिन के घंटे या इंटरवल को लेकर मांगे की जा सकती हैं, श्रम कल्याण और अन्य लाभों में वृद्धि करने की मांग को लेकर हो सकती है, कैंटीन, विश्राम गृह, मनोरंजन गृह, आवास सुविधा इत्यादि चीजों को लेकर के भी मांगे हो सकती हैं और इनसे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खराब कार्मिक प्रबंधन, पारस्परिक विरोधी विधायी, सरकारी नीतियों, मनोवैज्ञानिक घटकों इत्यादि से भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। विवादों की जांच और उनका निपटारा। औद्योगिक विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो सरकार और समाज को इससे बड़ी हानि होती है। तो इनका निपटारा करने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जैसे कि 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसको कि नाम दिया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसके तहत केंद्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों जैसे कि पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी, बोर्डों, बैंकिंग और बीमा कंपनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए एक उपयुक्त सरकार है, जबकि अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे अभी जितने भी उपक्रम देखे, जितने भी नाम लिखे हुए हैं, तो उनका जो निपटारा है या जांच करने का अधिकार है वो है केंद्र सरकार को। लेकिन इन नामों के अलावा, इन उपक्रमों के अलावा अगर बाकी किसी में औद्योगिक विवाद अगर होता है तो उसके लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार होगी, जिनका की कर्तव्य होगा कि औद्योगिक विवाद की जांच करवाएं और उनका निपटारा करें। इसके अलावा केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की स्थापना करती है। इस समय भारत में 17 CGIT हैं, जहां की औद्योगिक विवादों का निर्णय होता है। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, आसनसोल, धनबाद, जबलपुर, चंडीगढ़, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में हैं।
इसके अलावा मुख्य श्रम आयुक्त संगठन औद्योगिक विवादों के लिए केंद्र सरकार में एक मुख्य समझौता एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। क्षेत्रीय आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त भी हैं, जो देश के विभिन्न भागों में मुख्य श्रम आयुक्त की ओर से समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं और औद्योगिक विवादों की जांच और उनका निपटारा करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे विवादों की जांच और औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीकों के बारे में। इसके लिए निम्नलिखित तरीके या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला है सामूहिक सौदेबाजी, दूसरा है मध्यस्थता, तीसरा है ऐच्छिक पंच निर्णय, चौथा है सुलह, पांचवा है अधीन निर्णयन, छठा है अनिवार्य जांच। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। विवादों की जांच और औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीकों में सबसे पहला है सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवाद सुलझाने की एक सरल प्रक्रिया है। जब नियोजक यानी मालिक एवं श्रमिक के बीच में वाद विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्षकारों द्वारा वाद विवाद सुलझाने के लिए वार्ताकारों का चुनाव किया जाता है। वार्ताकार दोनों पक्षों के विवाद को सुनने के बाद समझौता कराते हैं। समझौता पत्र पर दोनों पक्षकारों के साथ साथ वार्ताकारों का भी हस्ताक्षर होता है। ये लिखित या फिर मौखिक भी हो सकते हैं। सौदेबाजी कई विषयों पर हो सकती है, जैसे कि कार्य के घंटे, बोनस, महंगाई भत्ते, छुट्टियां इत्यादि। इस विधि की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह कम खर्चीला होता है, विवाद सुलझाने में कम समय लगता है, अधिक संख्या में विवाद इससे सुलझ जाते हैं। इसमें तीसरा पक्ष शामिल नहीं होता और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसकी कई खामियां भी हैं, जैसे जो पक्ष अधिक मजबूत होता है, निर्णय उसी के पक्ष में जाने की संभावना अधिक होती है। सौदेबाजी कभी भी भंग हो सकती है। एक समझौता होने के बाद जो श्रमिक है वो दूसरा समझौता के लिए भी तैयार हो जाता है। भारत में इसे विधिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरा जो है तरीका वो है मध्यस्थता। मध्यस्थता भी औद्योगिक विवादों को सुलझाने का एक सरल प्रक्रिया है। जब नियोजक और श्रमिक के बीच में विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को सुलझाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या पक्षकार दोनों की सहमति से सुलझाने का जब प्रयास किया जाता है तो उसे ही मध्यस्थता कहा जाता है। जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है वो दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और उसके बाद ही निर्णय देता है और दोनों के बीच में समझौता करवाता है। इसकी भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि यह भी कम खर्चीला है, इसमें भी कम समय लगता है, प्रतिष्ठान स्तर पर विवाद सुलझ जाता है, मतलब कहीं न्यायालय जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति होती है, इसीलिए दोनों पक्ष जो हैं वो जो भी समझौता का जो निर्णय आता है वो उनको मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी कई खामियां हैं, जैसे कि यदि मध्यस्थ व्यक्ति किसी के पक्ष से मिल जाता है तो निर्णय प्रभावित होगा, विवाद और बढ़ने की संभावना फिर बढ़ जाएगी। इसे विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके निर्णय को लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। इसके अलावा मध्यस्थ व्यक्ति को विधि का भी ज्ञान नहीं होता है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है निर्णय के ऊपर। अगला है ऐच्छिक पंच निर्णय। जब नियोजक एवं श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसे पंच निर्णय हेतु पंचायती में भेजा जाता है। इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति होनी जरूरी है। पंचों का चुनाव दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से होता है। पंचों की संख्या बराबर बराबर होने पर एक अंपायर का चुनाव किया जाता है। फिर पंचायती में दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है। बाद में विचार विमर्श करके निर्णय दिया जाता है। निर्णय पर पंचों सहित पक्षकारों के भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसकी भी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह भी कम खर्चीला है, दोनों की सहमति से पंचों का चुनाव इसमें होता है, इसीलिए दोनों पक्ष निर्णय को मानते हैं। और यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि पंचों को विधि का यानी कि
लॉ का ज्ञान होता है, जिससे कि निर्णय जो है वो सटीकता से लिया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि यदि पंच किसी एक पक्ष से मिल जाता है तो निर्णय प्रभावित हो सकता है या फिर एक तरफा हो सकता है। यदि पंच अयोग्य हो या विधि का ज्ञान कम हो तो वो निर्णय सही तरीके से नहीं दे सकता है, और इस विधि को भी विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, यह कभी भी भंग हो सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी खामी है। इसके बाद है सुलह। सुलह भी मध्यस्थता की तरह ही होता है। इस दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि मध्यस्थता में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जबकि सुलह में कोई सरकारी अधिकारी मध्यस्थता कराता है। जब नियोजक एवं श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो सुलह पदाधिकारी विवाद को सुलझाने का प्रयास करती है। सुलह पदाधिकारी दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही निर्णय देती है और ये दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है। इसकी भी कई विशेषताएं होती है, जैसे कि यह कम खर्चीला है, सुलह पदाधिकारी को विधि का ज्ञान होता है, यह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, दोनों पक्षों पर दबाव बनाकर सुलह कराते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो न्यायालय में परिवर्तनीय है। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं। यदि सुलह पदाधिकारी किसी पक्ष से मिल जाता है तो निर्णय फिर प्रभावित हो जाएगा या फिर एक तरफा हो जाएगा। पदाधिकारी सुलह कराने के लिए दोनों पक्षों पर दबाव बनाते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि वह कभी कभी डर से सुलह कर लेता है और सही कंक्लूजन या निर्णय नहीं निकल पाता है। अगला जो है वह है अधिनिर्णयन। जब नियोजक एवं श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो जो समुचित सरकार है वो विवाद के मामले को अधिनिर्णयन में भेजती है। अधिनिर्णयन में विवाद के मामले तभी भेजे जाते हैं जब बाकी सारी विधियां जो है विवाद को सुलझाने में असफल हो जाती हैं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय का गठन समुचित सरकार करती है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निर्णय दिया जाता है। इसमें श्रम न्यायालय, अधिकरण एवं राष्ट्रीय अधिकरण का गठन किया जाता है। इसकी भी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अधिनिर्णयन अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं। इस पर बाहरी व्यक्ति एवं सरकार का दबाव नहीं होता है। दोनों पक्षों का विश्वास बना रहता है। इसे विधिक मान्यता प्राप्त है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन अब इसकी भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि यह अधिक खर्चीला है, इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, इसमें सरकार एवं पक्षकारों की सहमति नहीं होती, मुकदमेबाजी को यह बढ़ावा देता है, कार्य को भी यह प्रभावित करता है और यह श्रम संघ को भी कमजोर करता है। छठा जो तरीका है वह है अनिवार्य जांच। समुचित सरकार एक या एक से अधिक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा सकती है। समुचित सरकार विवाद के मामलों को जांच में तभी भेजती है जब वह मामला पेचीदा या सुलझ नहीं पाता या फिर जरूरत से ज्यादा पेचीदा हो जाता है। जांच अधिकारी दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही जांच पड़ताल करते हैं और 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को देते हैं। सरकार इस रिपोर्ट को 2 माह के अंदर गजट में प्रकाशित करवाती है। इसकी एक प्रति अधिनिर्णयन में भी भेजा जाता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जांच अधिकारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं। वह किसी पक्ष का नहीं होता, इसीलिए सही जांच रिपोर्ट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। जांच अधिकारी को विधि का ज्ञान होता है। जांच अधिकारी पर लोगों का विश्वास बना होता है। जांच के बाद ही सही दोषी का पता चल पाता है। हालांकि इसकी भी कई खामियां हैं, जैसे कि अधिकारी किसी भी पक्ष में मिल जाएगा तो फिर जांच प्रभावित हो जाएगा। जांच के लिए समय सीमा निर्धारित होती है, इसलिए सही जांच करने में कठिनाई होती है। यदि जांच अधिकारी को विधि का कम ज्ञान हुआ तो फिर जांच प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए ये 6 तरीके मैंने अभी आपको बताए।
अब इसके आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जिसको आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ आपके डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। और जो यहाँ पे मैंने अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीकों को बताएं। सामूहिक सौदेबाजी और मध्यस्थता में अंतर बताएं। औद्योगिक विवाद क्या है, इसकी क्या हानियां हैं। अधीर निर्णयन की विशेषताएं बताएं। हालांकि इस पे और भी प्रश्न बन सकते हैं जो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।